दुनिया की हर औरत के पीछे एक अनसुना दर्द छुपा होता है। एक ऐसा इतिहास जो उसकी आंखों में डूबा होता है, उसकी मुस्कान के पीछे दफन होता है। वह दर्द कभी उसकी चुप्पी में सुनाई देता है तो कभी उसके संघर्ष की गाथा बन जाता है। औरत का दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिंदगी भर की लड़ाई है। खुद को साबित करने की, अपने अस्तित्व को बचाए रखने की और बिना थके आगे बढ़ने की। उसका दर्द तब शुरू होता है जब उसे अपने ही सपनों से समझौता करना पड़ता है, जब उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जब उसकी मेहनत को कम आंका जाता है, जब उसके अस्तित्व को सिर्फ एक रोल में बांध दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे सब के बावजूद वह हार नहीं मानती। वह टूटती है पर जुड़ जाती है, रोती है पर फिर मुस्कुरा देती है, गिरती है पर उठ करके और मजबूत हो जाती है। पूनम का दर्द सिर्फ आंसू नहीं है, संघर्ष की वो आग है जो उसे और मजबूत बनाती है। वो चुप रह करके भी बोलती है, टूट करके भी जुड़ती है और हर जख्म के बाद खुद को फिर से गढ़ लेती है। आज की कहानी पूनम की उसी अनकहे दर्द, उसकी लड़ाई और उसकी जीत की है, क्योंकि हर पूनम के अंदर छुपी है एक अदम जिजीविसा, एक ऐसी ताकत जो दर्द को हौसले में बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आलोक ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है पूनम। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज बड़े दिनों बाद मैं घर पर अकेली थी। बहू बेटा अपनी अपनी नौकरी, पोती स्कूल और पति देव बाहर गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं आराम से अकेली बैठी होती हूँ। जब भी अकेली होती हूँ तो अपनी बीत चुकी जिंदगी को अपनी यादों के झरोखे से देखती हूँ। इस साल हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे और मैं खुद भी 50 साल की हो जाऊंगी। मेरी ये दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मेरे नानी जी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जब भी नानी के घर अमृतसर जाती थी तो वो बताती थी, आ गई मेरी रौनक। मेरे मम्मी जी और डैडी जी की मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे से छोटे 2 भाई थे। मम्मी जी बताती हैं कि मैं उनकी शादी के 3 साल बाद हुई थी, बहुत मन्नतों के बाद। मुझसे पहले भी वो गर्भवती हुई थी, पर जब वो 3 महीने की गर्भवती थी तो कुएं से पानी निकाल रही थी, तब उनका पैर फिसला और वो गिर गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब मम्मी जी के साथ ये सब हुआ तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई और दुख हुआ होगा। लेकिन एक माँ और बच्चे का रिश्ता तभी जुड़ जाता है जब वो उसकी कोख में आता है। फिर वो तो मम्मी जी का पहला बच्चा था। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता तो मैंने नहीं होना था, मगर उस बच्चे के साथ मम्मी जी और डैडी जी का इतना ही संबंध होगा, तभी तो उन्हें 3 महीने की खुशी दे करके चला गया। अभी मैं यादों के झरोखे में झांक ही रही थी कि गेट की घंटी बजी। मैं बाहर निकली तो देखा कोरियर वाला आया था। बहू का सामान आया था। मैंने वो लिया और अंदर आ गई। तभी मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया। दोपहर के 12 बजने वाले थे। 1 बजे पोती आ जाती है। मैंने फटाफट गैस पर दाल पकने को रखी और चावल साफ करने लग गई। फिर चावल और दाल बना दिए। थोड़ी देर में पोती आ गई। उसके कपड़े बदल करके उसे खाना खिला दिया। बर्तन साफ करके फिर बैठ गई। मैं मम्मी जी और डैडी जी की शादी के 3 साल बाद हुई थी। मम्मी जी ने बड़ी तकलीफ झेली जब मैं पैदा होना था। पूरे 2 दिन मम्मी जी दर्द बर्दाश्त करती रही और दूसरे दिन जा करके मैं हुई थी। कहते हैं बच्चे अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा करके लाते हैं। जब मैं हुई तो डैड जी को व्यापार में बहुत फायदा हुआ था, इसलिए वो मुझे अपनी बरकत मानते थे। मैं सबकी लाडली थी, खास करके अपने नाना जी की। मम्मी की ज़्यादातर अमृतसर में ही रहते थे।
क्योंकि वहाँ सब सुख सुविधाएं मिल जाती थी और डैडी जी काम के कारण कई बार बाहर भी जाते थे तो मम्मी जी के लिए मुश्किल होता था। अभी मैं 2 साल की नहीं हुई थी कि मम्मी जी ने मेरे छोटे भाई को जन्म दिया। वो पैदा होते ही बीमार हो गया, उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया। मम्मी जी उस समय अमृतसर में थी, थोड़े महीने उधर ही रहे, फिर डैडी जी के पास चले गए। पर नाना जी ने मुझे मम्मी जी के साथ जाने नहीं दिया। बोले, बिन्नी तू 2 बच्चों को कैसे संभालेगी, दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, तुझे तंग करेंगे। मम्मी जी कुछ नहीं बोली क्योंकि उनके चुप रहने का एक और खास कारण था। अभी मेरा भाई थोड़े दिन का ही हुआ था कि सभी ने सोचा कि वो सोया है और सब कमरे से बाहर आ गए। मैंने देखा कि कोई नहीं है तो मैं उसका गला दबाने लग गई थी। मुझे उससे ईर्ष्या हो गई थी। मुझे लगता था कि उसके आने से मुझे कोई प्यार नहीं करता, मगर ऐसा नहीं था। वो छोटा था तो सब उसका ध्यान रखते थे। अगर उस समय नानी जी अंदर नहीं आई होती तो और उन्होंने ना देख लिया होता तो मैंने उसे मार दिया था। आज ये सब सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर उस दिन उसे कुछ हो जाता तो मैं कलंक ले करके ना कैसे जिंदा रहती। पर कहते हैं ना कि जिसकी लिखी है उसी की आएगी, वरना किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसी कारण मैं फिर नाना जी के पास ही रही। ऐसे ही वक्त बीतने लगा जब मैं 21 साल की हो गई थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा जब मैं 2 साल की हुई तो स्कूल में मुझे दाखिला करा दिया गया और मैं हाल बाजार के पास नवज्योति मॉडल स्कूल में जाने लगी। घर से रिक्शा में जाती थी। मैं अपने नाना नानी जी की बहुत लाडली थी। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने नाना जी को पापा जी और नानी जी को मम्मी जी बोलती थी। जो मुझे जन्म देने वाले पिताजी हैं उन्हें डैडी जी बोलती। आपको कोई गलतफहमी ना हो इसलिए बता दिया है। ऐसे ही समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी जब मेरे मामा जी की शादी हुई। फाइनल पेपर देने के बाद मम्मी जी मुझे अपने पास नूरपुर ले आए। वहाँ मेरा दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में 6ठी क्लास में करा दिया गया। स्कूल हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर था तो हम सब बच्चे सरकारी बस से जाते थे। हमारे पास बने हुए थे। मैं उस स्कूल में 10वीं तक पढ़ी। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो 27 मार्च 1987 को मेरे नाना जी स्वर्ग सिधार गए। उस दिन मैं पहली बार रोई थी क्योंकि मैं अपने नाना जी से बहुत प्यार करती थी। सबसे बड़े दुख की बात तो तब हुई थी जब मैं वहां ना जा सकी क्योंकि मेरी 9वीं क्लास के फाइनल पेपर लगे हुए थे। जैसे ही मेरे पेपर खत्म हुए हम तीनों भाई बहन डैडी जी के साथ अमृतसर चले गए। वहां पहुंच करके मैं अपनी नानी जी के गले लग करके बहुत रोई और बोलती रही कि मुझे मेरे पापा जी चाहिए। ये याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। पापा जी मुझे बहुत लाड करते थे। उन्हें पता था कि मुझे मीठा पसंद है तो शाम को जा करके मेरे लिए रोज पत्ते के दोने में कुछ ना कुछ मीठा जरूर लेकर के आते थे, जो सिर्फ मेरे लिए होता था। पर मैं इतनी भोली थी कि सभी को खाने को दे देती थी, चाहे मेरे लिए बचे या ना बचे। ये आदत आज भी मुझ में है। पापा जी के जाने से वहाँ खाली खाली लगता था। ऐसे लगता था कुछ कमी सी है, पर बोलते है ना कि किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता है, जीवन अपनी गति से चलता रहता है। ऐसा ही पापा जी के जाने के बाद हुआ। सब अपने अपने घर वापस आ गए, हम भी वापस आ गए और हमारे स्कूल शुरू हो गए। मैं 10वीं क्लास में हो गई थी। 1988 में मैंने 10वीं क्लास के पेपर दिए और पहली डिवीज़न में 10वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद 11 फिर 12 मैंने डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन लॉरेंस रोड अमृतसर से की। मामा जी ने रिक्शा लगवा दिया था। मेरे साथ एक और लड़की जाती थी, वो भी मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। अच्छी खासी रोज कॉलेज घर से जाती थी। मम्मी जी ने हॉस्टल में दाखिला करा दिया। मैं 2 महीने भी हॉस्टल में नहीं रही, बहुत रोती थी वहाँ। मेरा दिल वहाँ नहीं लगता था। घर की
बहुत याद आती थी। फिर एक बार मम्मी जी मुझे मिलने आए तो मैं उनके साथ ही नानी के घर आ गई और फिर वापस हॉस्टल गई ही नहीं। मैंने साफ मना कर दिया था कि जब मैं वहाँ हॉस्टल में नहीं रहूंगी और रिक्शा से ही घर से कॉलेज जाऊंगी। इस तरह मैंने 1990 में +2 कर ली। तभी फिर गेट की घंटी बजी, देखा तो 4 बज गए थे। मैंने सोचा बहू आई होगी कॉलेज से तो गेट खोलने चली गई। वो भी थकी सी लग रही थी। मैंने कहा फ्रेश हो करके आराम कर लो और मैं भी लेट गई बिस्तर पर। कुछ देर में मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गई। शाम को तकरीबन मैं 6 बजे उठी। जब मैं सोई होती हूँ तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि मेरा बीपी हाई रहता है। अगर मैं ऐसे अचानक किसी के उठाने पर उठ जाऊं तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। मैं फ्रेश हुई और स्नोई को घुमाने चली गई। फिर घर आ करके ग्रीन टी पी करके कपड़े प्रेस करने लगी। 8:30 बजे बहू ने खाना खाने को बोला। खाना खा करके मैंने सुबह नाश्ते के लिए सब्जी काटी और हाथ धो करके कपड़े बदल करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर करवट बदलती रही पर नींद ही नहीं आ रही थी। दिमाग फिर पिछली यादों को सोच रहा था। ये बात याद करके बहुत हंसी आ रही है। कहते हैं अमृतसर की दिवाली जितनी प्यारी होती है होली उतनी ही गंदी। 1990 की बात है। मैं अपनी मामी जी के साथ बाजार गई थी। उन दिनों होली आने वाली थी। चलते चलते मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने डंडा मारा हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मामी जी को बोला कि मामी जी देखा ना, मुझे किसी ने डंडा मारा है, पर मुझे पता नहीं चला कि किसने मारा है। मामी जी बोले पूनम तू गुस्सा मत कर, ऐसे ही गलती से लग गया होगा। मैंने कहा नहीं मामी जी, किसी ने गलती से नहीं जानबूझ करके मारा है। मैं मामी जी के पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं आगे हो गई और वो पीछे। अचानक उनका ध्यान मेरी पीठ पर गया। वो बोली पूनम तुझे डंडा नहीं किसी ने अंडा मारा है। मैंने बोला हाय मेरा सूट, क्या अब मुझे बाजार ऐसे ही घूमना पड़ेगा? अगर वो मुझे मिल जाए जिसने अंडा मारा है उसे पक्का मुझसे थप्पड़ पड़ जाता। मामी जी ने किसी तरह मुझे शांत किया पर मैं पूरे रास्ते मुंह फुला करके घूमती रही। घर आकर के कपड़े बदल लिए और सभी को अपना सामान दिखाया जो खरीदा था। बातों बातों में मामी जी ने सभी को अंडे वाली बात बता दी। पहले तो मैं गुस्सा हुई कि मामी जी ने क्यों बताया, पर बाद में याद करके खूब हंसी कि अंडे को डंडा बोल रही थी। पर एक बात पक्का था कि अगर अंडे मारने वाला मिल जाता तो उसकी बहुत धुलाई करनी थी मैंने। थोड़े दिनों बाद होली आ गई। हम मोहल्ले के सारे बच्चे होली खेल रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। हमारे मोहल्ले के बाहर एक डेयरी थी जिसे गुल्लू दी डेयरी कहते थे। वहाँ बहुत सी भैंसों का गोबर पड़ा होता था। होली के दिन सभी बड़े लड़कों ने एक गड्ढा किया और उसमें गोबर घोल दिया ताकि कोई भी अनजान उधर से गुजरे तो उसे उसमें भिगो दें। तभी उधर से एक बुजुर्ग निकले। उन लड़कों ने उन्हें उस गड्ढे में ही गिरा दिया। वो बेचारे मना करते रहे पर लड़के कहाँ माने। मैं दूर से ये सब देख रही थी। मुझे उन बुजुर्ग के लिए बहुत दुख हुआ। होली तो रंगों का त्योहार है ना, तो फिर इसमें अंडों और गोबर का क्या काम था? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये सब बातें सोचते सोचते मुझे नींद आ गई जो सुबह 4 बजे खुली। बाथरूम जा करके फ्रेश हुई और सब्जी को तड़का लगा करके गैस पर पकने के लिए रख दिया और ब्रश किया। कंघी और कपड़े बदल करके स्नोई को ले करके सैर करने के लिए चली गई। आप सब सोच रहे होंगे कि ये स्नोई कौन है। स्नोई हमारा काले रंग का कुत्ता है। जब तक मैं सैर के लिए तैयार होती हूँ बहू उठ जाती है, फिर वो किचन संभाल लेती है। मैं पहले ग्राउंड में घूमती हूँ, उसके बाद छत पर। मैं पूरा 1 घंटा घूमती हूँ। ये मेरी रोज की दिनचर्या में शामिल है। छत पर घूमते हुए ही मैं मम्मी जी से बात कर लेती हूँ क्योंकि बाद में कई बार समय नहीं मिल पाता। नीचे आकर के मैं व्हाट्सएप पर मैसेज देखती हूँ और थोड़ी देर अगर कुछ लिखने पढ़ने का दिल करता है तो करती हूँ क्योंकि अब मुझे भी लिखने पढ़ने में थोड़ा शौक रहा था मेरा। जानती हूँ ये यादें बहुत अनमोल होती हैं। मैंने सोचा कि इन यादों को एक कहानी का रूप दे दूँ, इसलिए मैंने अपनी अच्छी और बुरी सभी यादों को एक डायरी में सजाव करके रखना शुरू कर दिया। 12वीं के पेपर देने के बाद मैं मम्मी जी के साथ नूरपुर आ गई।
पहले हम किराए के घर में रहते थे। मई 1990 में हमने घर में शिफ्ट किया। बहुत बड़ा समारोह किया था मम्मी जी और डैडी जी ने। सभी रिश्तेदार आए थे, बहुत मज़ा आया था। हम सब रिश्तेदार काफ़ी सालों बाद इकट्ठा हुए थे। जुलाई 1990 में मेरा 12th का रिजल्ट आ गया था। मैं पहले डिवीज़न से पास हो गई थी। बहुत खुश थी मैं। फिर मम्मी जी ने मुझसे पूछा, पूनम अब तू क्या करना चाहती है, कौन सी डिग्री करने का सोचा है। मैंने भी खुश हो कर के जवाब दिया, मम्मी जी मैं बीए करना चाहती हूँ। मम्मी जी बोली, ठीक है, पर अब तू जालंधर में पढ़ेगी और हॉस्टल में रहेगी। मैं तो सदमे में चली गई, क्योंकि हॉस्टल को लेकर के मेरा पिछला अनुभव बहुत बुरा था। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी। मैंने कहा मैं आपके पास ही रहूँगी और यहीं पढ़ूँगी। तब मम्मी जी बोली, पूनम बेटा यहाँ कॉलेज दूर है, पठानकोट ही अच्छे कॉलेज हैं और वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तुम रोज़ इतनी दूर कैसे आओगी जाओगी। गर्मियों में तो ठीक है, पर सर्दियों में कितना अंधेरा हो जाता है। तुम देरी से आओगी तो हमें चिंता होती हो। मैं मम्मी जी की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैं बहुत भोली थी। मुझे लगा कि मम्मी जी अंधेरा होने के कारण डर रही हैं, पर आज समझ आता है कि वो अंधेरों को लेकर के नहीं, मुझे लेकर के डरते थे। लड़कियां ना तो पहले सुरक्षित थी और ना ही आज सुरक्षित हैं, पर मुझे इन चीज़ों की समझ ही नहीं थी। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो मुझे पहली बार मासिक धर्म हुआ था। मैं बिस्तर पर पेशाब कर देती थी और मेरी ये बीमारी 10+2 तक रही। जब मासिक धर्म हुआ तो मैंने सोचा पेशाब हो गया मुझसे, पर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं बाथरूम गई तो देखा ये खून है। उन दिनों हमें छुट्टियां थी बरसातों की, तो हम नानी के घर गए थे। खून देख करके मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। मैंने मामी जी को आवाज़ लगाई, मामी जी देखो मुझे खून आ रहा है। मामी जी बाथरूम से आई और बोली, चुप कर जा पूनम, कुछ नहीं हुआ है। मुझे समझाया कि ये बात किसी को नहीं बोलते और चुप कर जा, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। मुझे बताया कि ये हर लड़की को होता है, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में तो डर बैठ गया था। उन दिनों दूरदर्शन पर बुनियाद नाम का एक धारावाहिक आता था, जिसमें एक लड़के को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसके नाक, कान और मुंह से खून निकलता है। मुझे लगा मुझे भी ब्लड कैंसर हो गया है और मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। हम सब बच्चे खेलते थे, पर मैं चुपचाप बैठी थी। मेरा छोटा भाई आया और बोला कि पूनम चल ना खेलते हैं। मैंने कहा, नहीं पंकज, मैं नहीं खेल सकती, मुझे कैंसर हो गया है और मैं जल्दी ही मर जाऊंगी, और ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी थी। पंकज बोला, पूनम तू क्या बोल रही है। मैंने कहा, पंकज मैं सच कह रही हूँ, अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। मेरी बात सुन करके वो भी रोने लग जाता है। उधर से मामी जी आई और पूछा कि हम दोनों क्यों रो रहे हैं। पंकज ने सब बता दिया। मामी जी बोली कि मैंने तुझे मना किया था कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, फिर भी बता दी। ये सुन करके मैं चुप हो गई। आज सोचती हूँ कि मुझ में शिक्षा की कमी थी। किसी ने कभी इस बारे में मुझे बताया ही नहीं था, ना ही इस बारे में स्कूल में जानकारी दी जाती थी। इस बारे में बात करना भी शर्म की बात समझी जाती थी। आज माएँ अपनी बेटियों से खुल करके इस बारे में बात करती हैं। स्कूल में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को समझाया जाता है और ये बहुत ज़रूरी विषय भी है। सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। मैं जब अकेली होती हूँ तो बहुत सोचती हूँ, अपने बीते हुए पल याद करती हूँ। वो यादें जो कभी कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और कभी कभी मुझे उदास कर देती हैं। ये यादें मरते दम तक हमारे साथ रहती हैं। थोड़े दिनों बाद मम्मी जी मुझे अपने साथ लेकर के जालंधर मासी जी के घर आ गई। मेरी मासी जी का घर दोआबा कॉलेज के बिल्कुल पास था। सबसे पहले हम हंसराज महाविद्यालय गए, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। मैं इंटरव्यू में पास हो गई। मुझे कॉलेज में तो एडमिशन मिल गई, पर हॉस्टल में सीट नहीं मिली। मुझे बोला गया कि आप बाहर रूम ले लो, पर इसी कॉलेज में पढ़ाई कर लो, पर मैंने मना कर दिया। फिर हम कन्या महाविद्यालय गए, वहाँ भी इंटरव्यू दिया। किस्मत से मुझे कॉलेज और हॉस्टल दोनों में सीट मिल गई। फिर हम अगले दिन वापस घर आ गए। थोड़े दिनों बाद मम्मी जी और डैडी जी दोनों मुझे
कॉलेज छोड़ने आए। मैं एक बात बताना भूल गई, मैं अपनी मौसियों और नाना नानी से बहुत अटैच हूँ, क्योंकि मेरा बचपन उनके पास ही बीता है। जब तक जलंधर वाले मौसी जी की शादी नहीं हो गई थी, वही मुझे स्कूल तैयार करके भेजते थे। वैसे तो मैं सभी मौसियों से बहुत प्यार करती हूँ, पर जलंधर वाली मौसी जी से मेरा खास लगाव है। ये लगाव आज भी है। मुझे तो ये भी 5वीं क्लास में जा कर के पता चला कि मेरे नाना नानी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी मौसियों की तरह ही अपने मम्मी जी और डैडी जी को दीदी जी और जीजा जी बोलती थी। कन्या महाविद्यालय में मेरा दिल लग गया था, क्योंकि मेरी रूममेट बहुत अच्छे थे। हम 4 लड़कियां थे। मैं कन्या महाविद्यालय में 3 साल पढ़ी थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे हॉस्टल में बहुत प्यार करने वाली और केयर करने वाली रूममेट मिली। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि मासिक धर्म के उन 5 दिनों में मुझे बहुत पेट दर्द होते थे और मुझे हर महीने अस्पताल दाखिल होना पड़ता था। मुझे इंजेक्शन लगते थे और साथ साथ ग्लूकोज भी लगता था। जब भी मैं डॉक्टर से पूछती थी कि ये दर्द कब ठीक होगा, तो एक ही जवाब देते कि शादी के बाद। ये सुन करके मैं चुप हो जाती, फिर बाद में आ करके सोचती कि ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर। पर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरी इस तकलीफ में मेरी रूममेट बहुत ध्यान रखती थी मेरा, क्योंकि मैं दर्द के कारण 5 दिन कॉलेज नहीं जा पाती थी। मेरी रूममेट मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। वो सब मुझे बहुत समझाती थी कि मेरे लिए क्या सही है या गलत। पर एक तरह से अच्छा था कि मुझे मेरी रूममेट मिली, जो पढ़ाई के अलावा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। ऐसे ही मेरा हॉस्टल में बहुत अच्छा वक्त बीत रहा था। ऐसे ही सारे पेपर हो गए। हमारे पेपर अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होते थे और जून के आखिरी हफ्ते में खत्म होते थे। हमारा कॉलेज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। उस समय 5 विषय रखने पड़ते थे। 2 विषय अनिवार्य थे और 3 विषय वैकल्पिक थे। मैंने अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान विषय रखे थे। सबसे आखिर में हमारा अर्थशास्त्र का पेपर होता था। जिन दिनों हमारे पेपर होते थे बहुत सुस्ती के दिन होते थे। हम बेड बाहर निकाल लेते थे और अपने बिस्तर फर्श पर लगा लेते थे। हम सब लड़कियां रात को 3 बजे तक पढ़ती रहती थी और फिर खूब सोती थी। सुबह 7:30 से 8:30 बजे का समय होता था। 2 लड़कियां नाश्ता लेने जाती थी और बाकी फटाफट उठ करके फ्रेश होने चली जाती थी। बाद में सब एक साथ नाश्ता कर। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। मुझे अपनी रूममेट की बहुत याद आती है। हमारा बीए प्रथम वर्ष का परिणाम आ गया। मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गई थी। मेरी बाकी रूममेट भी अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। मैंने बीए द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले लिया था। अभी थोड़े ही दिन हुए कि आरक्षण का मुद्दा चल पड़ा। हम हॉस्टल वालों को घर जाने के लिए बोल दिया गया। मेरी मौसी जी मुझे घर ले गई और उसके बाद डैडी जी मुझे ले गए। हमारा कॉलेज तकरीबन 4 महीने बंद रहा। उसी दौरान हिमाचल में एबीटी के फार्म भरे जा रहे। मैंने भी फार्म भरा। सारी औपचारिकता पूरी हो गई, बस फार्म डाक से भेजना ही था। मम्मी जी ने डैडी जी से इस बारे में बात की। डैडी जी ने एकदम से मना कर दिया। मम्मी जी ने डैडी को बहुत समझाया, पर डैडी जी नहीं माने। बोले कि डिग्री जरूरी है, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ती है, उसी कॉलेज की डिग्री ले तो इसी के लिए अच्छा है। मम्मी जी भी चुप हो गई और मैंने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरी नानी जी भी उन दिनों आए हुए थे। लड़का इंजीनियर था बड़ौदा में। मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता मेरे लिए आया है, क्योंकि उनके साथ हमारे जान पहचान वाले अंकल भी थे। वो अंकल ही यह रिश्ता लेकर के आए थे। उस लड़के ने कहा कि शादी 6 महीने में करनी होगी, मुझे गांव में रहना होगा, भैंसों का काम भी करना पड़ेगा। मेरे नानी जी ने एकदम से मना कर दिया। बोली कि अभी पूनम की उम्र छोटी है, इसलिए इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। दूसरा, इसकी माँ ने कभी भैंसों का काम नहीं किया, तो ये कैसे करेगी, इसलिए हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। मुझे तो बहुत बाद में जा कर के पता चला कि वो रिश्ता मेरे लिए आया था। मैंने शुक्र मनाया कि चलो अच्छा हुआ वो रिश्ता नहीं हुआ था, मुझे अभी और पढ़ना था। अभी थोड़े दिन ही हुए थे कि पठानकोट के पास एक जगह है, वहाँ डैडी जी के दोस्त रहते थे। डैडी जी मुझे और मम्मी जी को वहाँ ले करके गए। हम बस में गए थे।
बस में मुझे एक बहुत बुरा अनुभव हुआ। बस में भीड़ थी तो हम तीनों को अलग अलग सीट मिली। मैं 3 लोगों वाली सीट के साइड में बैठी थी। डैडी जी काफ़ी पीछे बैठे थे। मम्मी जी मुझसे पीछे 2 सीट छोड़ करके बैठे थे। रास्ते में मेरे साथ बैठी औरत उतर गई तो मैं फिर बीच में आ गई। वहाँ बस थोड़ी देर रुकी थी तो खिड़की की तरफ वाली सवारी भी उतर गई। मैंने सोचा उसने इधर ही उतरना होगा तो मैं खिड़की की तरफ आ गई। जैसे ही बस चलने वाली थी वो आदमी वापस आ गया। मैंने उसे बोला कि आप अपनी सीट पर आ जाओ, पर वो बोला कि आप बैठे रहो। वो आदमी एक फौजी था। बस को चले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उस आदमी ने मेरी पैर पर अपना हाथ रख दिया। मैंने सोचा गलती से रखा होगा तो मैंने उसे बोला कि अपना हाथ उठा लो, तो उसने उठा लिया। थोड़ी देर हुई होगी कि उसने फिर से अपना हाथ मेरी पैर पर रख दिया। मैंने अब थोड़े गुस्से में बोला कि अपना हाथ हटाओ। तब उसने बड़ी बदतमीजी से बात की। हिमाचल की पहाड़ी भाषा में बोला कि बड़ी चिड़चिड़ करके रही है। मैं तब कुछ नहीं बोली। हमें कॉलेज में आदत थी कि हम हाथ में लोहे के पतले पतले कड़े पहन करके रखते थे, जिन्हें एक सेफ्टी पिन के साथ अटैच किया होता था। मैंने धीरे से वो पिन निकाली और अपने हाथ में रख ली। जैसे ही हम उतरने वाले थे मैंने वो पिन उस फौजी के हाथ में पूरे जोर से चुभो दी और निकाल भी ली। जब मैं बस से नीचे उतरी तो मैंने देखा कि उस पिन पर खून लगा था। मैं खुश थी कि मैंने उस बुरे आदमी को उसकी करनी का फल दे दिया। जब मैं उस पिन को कड़े में डाल रही थी तो मम्मी जी ने पूछा कि ये पिन क्यों निकाली थी। मैंने देखा कि डैडी जी थोड़ा आगे चल रहे हैं तो मैंने मम्मी जी को सब बता दिया। मम्मी जी ने बोली कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो मैंने कहा जब मैं खुद मुकाबला कर सकती हूँ तो आपको परेशान क्यों करना। ये मेरी लाइफ का एक बुरा अनुभव था। मैं फौजी लोगों का बहुत आदर करती थी और आज भी करती हूँ, पर उस आदमी के कारण थोड़ी देर के लिए फौजी कौम पर गुस्सा आया था। मगर बाद में सोचा कि एक आदमी गलत है तो सभी गलत थोड़े हो सकते हैं। हम डैडी जी के दोस्त के घर पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। अंकल जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थे। मैं तो पहली बार उनके घर गई थी, पर मम्मी जी और डैडी जी पहले भी उनके घर जा चुके थे। अंकल जी और उनके बेटे भी हमारे घर कई बार आ चुके थे। आंटी जी और दोनों भाभी जी मुझसे बहुत प्यार से मिली। दोनों भाभी जी के एक बच्चा था। मैं उनके साथ खेलने लगी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। थोड़ी देर में उन्होंने हमें लंच के लिए बुलाया। मैं बच्चों को ले करके चली गई और लंच किया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और अंकल आंटी आए। मैंने उन्हें नमस्ते किए और बच्चों को लेकर के दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि वहाँ सब बड़े लोग थे। मैंने सोचा कि मैं बड़ों के बीच में क्या करूँगी। थोड़ी देर बाद मम्मी जी मुझे बुलाने आई और मैं उनके साथ चली गई। दूसरी आंटी जी मुझसे बात करने लगी और मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैं भी उन्हें अच्छे से जवाब दे रही थी। मैं इन सारी बातों को साधारण रूप में ले रही थी। शाम को हम वापस आ गए। थोड़े दिनों बाद हमारा कॉलेज भी शुरू हो गया। एक दिन मेरे जलंधर वाले मौसी जी मुझे लेने आए और मुझे फोटोग्राफर के पास फ़ोटो खिंचवाने ले गए। मैंने पूछा कि ये किस लिए, तो वो बोले कि तेरा फ़ोटो चाहिए। मैंने फ़ोटो खिंचवा ली। अगले दिन मैं हॉस्टल आ गई। ऐसे ही वक्त बीत गया और हमारे बीए द्वितीय वर्ष के फाइनल पेपर शुरू हो गए। 8 अप्रैल को मेरे छोटे भाई विकास का जन्मदिन होता था तो मैंने उसे जन्मदिन का कार्ड भेजा, और 24 अप्रैल को ही पंकज का जन्मदिन होता था तो उसे भी जन्मदिन का कार्ड भेजा। 27 अप्रैल 1992 की बात है। डैडी जी मुझे मिलने आए। मैं उनसे मिली तो मैंने देखा कि उनके साथ डैडी जी के दोस्त और आंटी थे। मैंने पूछा कि कहीं गए थे आप सब, तो डैडी जी बोले कि पंकज बीमार हो गया है तो उसे लुधियाना के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया है। ये बात सुन करके मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि मुझे भी पंकज से मिलना है। डैडी जी बोले, पूनम पुत्र, पंकज अब ठीक है, तभी तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। तेरी मम्मी जी उधर ही हैं। मैंने बोला डैडी जी को कि मुझे भी उनसे मिलना है। तब डैडी जी बोले कि वो जब लुधियाना जाएंगे तो मुझे साथ ले जाएंगे। तब मैं चुप हो गई। मैंने घर पर पंकज के लिए गेट वेल सून का कार्ड भी भेजा। 30 अप्रैल 1992 का दिन आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उस दिन मेरा अंग्रेजी का पेपर था।
शाम को एक लड़की आई और बोली कि रिसेप्शन पर डैडी जी आए। मैं जब रिसेप्शन हॉल में आई तो देखा कि मेरी क्लास की सारी लड़कियां वहीं थी। हॉस्टल वार्डन मैडम और प्रिंसिपल मैडम भी वहीं कुर्सी पर बैठे थे। मैं सभी को एक साथ देख करके हैरान थी। मैंने अपनी सहेली अनामिका से पूछा कि वो सब यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसने मुझे बोला कि पूनम, तू अपने डैडी जी के साथ जा रही है, तो हम सब तुझे सी ऑफ करने आए हैं। मैं खुश हो गई। मैं डैडी जी से मिली। वो थोड़े चुप चुप से लगे, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुश थी कि मैं पंकज से मिलने जा रही हूँ। पर मुझे नहीं पता था किस्मत ने हमारे लिए क्या खेल रचाया है। मैं हंसते हंसते कॉलेज के गेट से बाहर निकली। बाहर एक जिप्सी खड़ी थी। मैं जैसे ही जिप्सी के पास पहुंची तो उसमें कई औरतें बैठी हुई थी जिन्होंने सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े थे। मैं तभी डर गई और मेरा ध्यान मम्मी जी की तरफ गया। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मुझे बस पंकज का नाम समझ आया। गाड़ी में मेरे मासी भी थी, वो भी रोने लगी मुझे देख करके। उन्होंने बोला कि पंकज हमें छोड़ करके चला गया। मैं बता नहीं सकती उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती थी। मैंने जोर से पंकज का नाम लिया और रोने लग पड़ी थी। अभी कहते कहते भी मैं रो रही हूँ। मैंने मम्मी जी को गले लगाया और बहुत रोई, पर मम्मी जी बिल्कुल नहीं रो रही थी। वो बस पंकज का ही नाम लिए जा रही थी। हम सब मौसी जी के घर गए। मम्मी जी गाड़ी में ही बेहोश हो गई। घर पर डॉक्टर आए। मम्मी जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने बोला जाने वाला तो चला गया, पर अब इन्हें बचाना होगा। डॉक्टर की बात सुन करके मैं और रोने लगी। मैं इसलिए भी बहुत रो रही थी कि हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई थी। मम्मी जी बीमार रहती थी तो पंकज उनकी बहुत केयर करता था। विकास अभी छोटा था और मैं हॉस्टल में रहती थी। डैडी जी काम में बिजी। दूसरे दिन हम सब नूरपुर चले गए। डैडी जी और मेरे ताया जी का बेटा लुधियाना चले गए क्योंकि वो पंकज को लेकर के आने वाले थे। हम तकरीबन सुबह के 10 बजे घर पहुँचे। घर पर बहुत से लोग और रिश्तेदार आए हुए थे। मम्मी जी अभी भी बेहोश ही थी। उन्हें ऐसे देख करके मुझे बहुत डर लग रहा था। अब पता नहीं क्या होगा। मैं एक कोने में बैठ करके अपना बचपन, पंकज की यादों को याद कर रही थी और रोए जा रही थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पंकज हमें छोड़ करके चला गया, पर ये एकदम सच था और वो भी जिंदगी का कटु सत्य जिसे बदला नहीं जा सकता था। ये हकीकत उस वक्त हम सबको मार गई जब डैडी जी पंकज को ले करके आए। उसे आंगन में लिटा दिया गया। मेरा कलेजा फट करके बाहर आने लग गया। मैंने डैडी जी को बहुत कम रोते देखा है। वो पीट करके रो रहे थे। मैं भाग करके उनकी पीठ से लग कर रोने लगी। विकास भी आया, वो भी बहुत रो रहा था। डैडी जी ने हम दोनों को गले से लगा लिया। हम तीनों खूब रोए। थोड़ी देर बाद बोला कि पंकज का चेहरा देख लो। मैं उसके पास गई और उसके पूरे चेहरे पर हाथ फेरा और उसके गले लग करके बहुत रोई। बार बार एक ही बात उसे पूछ रही थी कि वो हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है, पर वो तो चुपचाप लेटा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। लगता था वो अभी उठ करके बैठ जाएगा और पूछेगा, पूनम तू कैसी है, कितनी छुट्टी है, हम खूब बातें करेंगे। पर ये सब सपना था जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। सभी रो रहे थे, उसे याद कर रहे थे, उसकी अच्छी बातों को याद कर रहे थे। उसकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि अगर आप दिन में उसे 10 बार मिलेंगे तो उतनी बार आपके पैर छूने लगता था। मैं हंसती थी कि क्या हर समय पैर छूने लगता है, तो बोलता था क्या हुआ, आशीर्वाद ही मिलता है। पर वो आशीर्वाद आज निष्फल क्यों हो गया। किसी का भी आशीर्वाद काम क्यों नहीं आया। पर मैं किससे इन बातों का जवाब लूं। मेरे मम्मी जी बेसुध पड़ी थी, उनको कोई होश नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे लेकर के जाने लगे। मैं उससे लिपट गई। डैडी जी बोले, पुत्र इसे जाने दे, ये अब नहीं रुकेगा। डैडी जी ने मुझे गले लगा लिया। मैं फटाफट अंदर भागी और मम्मी जी को जोर जोर से हिलाया। मैं रोए जा रही थी और मम्मी जी को हिलाए जा रही थी
कि मम्मी जी उठो, पंकज को लेकर के जा रहे हैं, उसे एक बार देख लो, फिर देखने को नहीं मिलेगा। मम्मी जी ने आंखें खोली और जोर से पंकज का नाम ले करके चिल्ला उठी। मम्मी जी बच्चों की तरह घुटनों के बल ही बाहर को भागी। वो रोए जा रही थी और पंकज का नाम लिए जा रही थी, बोल रही थी कि मत लेके जाओ इसे, मगर उसने ना ही रुकना था और ना ही वो रुका। ये सब बातें याद कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वो याद है जो कभी नहीं भूल सकते। जब भी अकेले बैठे हों तो याद आ जाती है पंकज की। क्यों ना आए उसकी याद, आखिर एक माँ के बच्चे जो थे, एक ही खून था। मैंने उसे जो जन्मदिन का और गेट बैल सून के जो कार्ड भेजे थे वो लेकर के मैं बाकी सब के पीछे चल पड़ी। सभी ने मुझे मना किया पर मैं नहीं रुकी। आगे जा कर के ऐसा होता है कि औरतें एक तरफ जाती हैं और मर्द शमशान घाट की तरफ, पर मैं रोती रोती शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। एक भैया थे जो पंकज को बहुत प्यार करते थे और पंकज भी उनकी बहुत इज्जत करता था। वैसे तो उनका नाम शमशेर सिंह था, शेरू पापा बोलते थे। उन्होंने मुझे रोका और बोले कि पूनम तू कहाँ जा रही है। मैंने बोला कि पापा ये कार्ड पंकज ने नहीं पढ़े, मैं ये कार्ड उसके पास रख करके आ जाऊंगी। वो कहने लगे नहीं, तू वहाँ नहीं जा सकती, लड़कियाँ वहाँ नहीं जाती हैं। पर मैं नहीं मान रही थी और बोली कि पापा आप तो उसे बहुत प्यार करते थे, फिर उसे बचाया क्यों नहीं। और हम दोनों रो पड़े। वो मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और बोले बच्चे वो चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। शेरू पापा ने विकास को बुलाया और बोला कि ये कार्ड विकास को दे दो, विकास पंकज के पास कार्ड रख देगा। मैंने विकास को वो कार्ड दे दिए और उसके गले लग करके खूब रोई। विकास भी डर रहा था क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार था। उसने ही पंकज को अग्निदाह करना था। विकास छोटा था बहुत उस समय, 7वीं क्लास के पेपर दिए थे। पंकज ने 10वीं क्लास के पेपर दिए हुए थे। शेरू पापा विकास को लेकर के चले गए और मैं औरतों की तरफ चली गई। एक बात बताना जरूरी समझती हूँ कि शेरू पापा ने मम्मी जी और पापा जी के साथ बेटों वाला रिश्ता आज भी रखा है और मेरे साथ भाई वाला। फिर हम घर वापस आ गए। मम्मी जी अभी भी वैसी ही थी, उन्हें कोई होश नहीं था। रात बड़ी मुश्किल से कटी। दूसरे दिन मैं मौसी जी वगैरह के साथ जलंधर आ गई क्योंकि अगले दिन मेरा पेपर था। हम शाम को तकरीबन 4 बजे जलंधर पहुँचे। मौसी जी मुझे कॉलेज के अंदर छोड़ने आई थी। वार्डन मैडम ने मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत भावुक हो गई थी। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और बोला कि पूनम हिम्मत रखो क्योंकि कल तेरा पेपर है और पूरी जिंदगी की बात है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वहाँ थोड़ा सा मैं अपनी वार्डन मैडम के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हॉस्टल में 4 वार्डन मैडम थे पर ये उन सब की हेड थे। इनका नाम श्रीमती पुष्पा सहगल था। पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार स्वर्गीय श्री केएल सहगल जी के छोटे भाई जी की पत्नी थी। पुष्पा मैडम जी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। मैडम के जलंधर शहर में अपने घर थे पर परिवार मजबूरी के कारण ये हॉस्टल वार्डन का काम कर रही थी। इन्हें कॉलेज में अलग घर दिया गया था। पुष्पा मैडम ने एक लड़की को बुलाया और उसे कहा कि पूनम को हॉस्टल छोड़ करके आओ। हॉस्टल में सभी को पता चल गया था कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं जब अपनी विंग में पहुँची तो सभी लड़कियाँ बाहर खड़ी थी। सभी मुझसे मिली पर जब मैं अपनी दोस्त अनामिका से मिली तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं उसके गले लग करके खूब रोई। वो मुझे अपने रूम में ले गई। उसने मेरा सिर अपनी गोद में रखा और सहलाती रही। उसने बोला कि पूनम जितना रोना है आज रो ले क्योंकि कल पेपर है और तुझे वो पेपर देना है। अंकल जी और आंटी जी की उम्मीद तुम हो और सहारा भी, इसलिए हिम्मत रखो और उठ करके हाथ मुंह धो करके पढ़ने बैठो। सच कहूँ अनामिका ने शुरू से ही मुझे बहुत संभाला था। जब मुझे मासिक धर्म के दौरान बहुत तकलीफ होती थी तो वो मेरी कमर और निचले पेट पर मालिश करती थी। ये कहना सही रहेगा कि हमारा ग्रुप ही बहुत अच्छा था। हमारे ग्रुप में मैं अनामिका शर्मा, सिमरनजीत कौर, कन्या नेगी और बेड़ी नेगी थी। कन्या और बेड़ी चचेरी बहनी थी, मतलब 2 भाइयों की बेटियां। वो हिमाचल के किन्नौर नाम के जिले की रहने वाली थी। अनामिका ऊना जिले की रहने वाली थी और सिमरन लखनऊ की। मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटी थी तो इनकी लाडली भी थी।
मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मुझे समझाया करती थी। अनामिका ने अगर मेरी देखभाल की थी तो बेणी मुझे समझाती थी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी की गाइडेंस में मैंने योग करना सीखा और मैं योग आश्रम जाती थी। मैं योग में इतनी निपुण हो गई थी कि मुझे योग इंस्ट्रक्टर बना दिया गया। मैंने एक लकवाग्रस्त औरत को चलने लायक बना दिया था। ये सब उन आंटी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण संभव हो पाया था। पर आज मुझे देख करके कोई नहीं कह सकता कि मैं योग सिखाती थी, क्योंकि मेरी लापरवाही ने मेरा शरीर बिगाड़ दिया। पर अब पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे सुधारने की। तो ये था मेरा कॉलेज ग्रुप। अगले दिन हम सब ने पेपर दिया। इस पेपर के बाद मुझे 12 दिन की छुट्टियाँ मिली। मैं, मेरे मौसी जी और उनकी बेटी अगले दिन फिर मम्मी जी के पास चले गए। हम शाम को वहां पहुंच गए थे। मेरी चिंतपूर्णी माता के पास रहने वाली मौसी वहीं पर थी। वो मम्मी जी से छोटी थी। रात को हम सब खाना खा करके बैठे थे तो डैडी जी ने एक लिफाफा जलंधर वाले मौसी जी को पकड़ाया। मैंने देखा कि उसमें एक परिवार की फोटो थी। मैंने डैडी जी से पूछ लिया कि डैडी जी ये कौन है। तब मेरी जलंधर वाली मौसी ने बोला कि पूनम, तुम्हें याद है मैं एक बार तेरी फोटो खिंचवाने के लिए तुझे फोटो स्टूडियो ले गई थी, तो वो फोटो इनको भेजी थी। मैंने पूछा क्यों भेजी। मौसी जी बोली कि रिश्ते के लिए। मैंने डैडी जी को देखा और बोला, डैडी जी आप तभी मुझे पठानकोट चनन सिंह अंकल के घर लेकर के गए थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं जाती ही नहीं। डैडी जी बोले, नहीं पुत्र ऐसी बात नहीं है, तुझसे पूछ करके ही हमने हाँ करनी थी। अगर तू मना कर देगी तो कोई बात नहीं। डैडी जी ने बताया कि ये फैमिली कनाडा में सेटल है। मुझे शुरू से ही विदेश का शौक नहीं रहा। मैंने मना कर दिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। डैडी जी कुछ नहीं बोले क्योंकि मैं रोने लगी थी। मेरे जलंधर वाले मौसी जी ने बताया कि जब पंकज लुधियाना अस्पताल में दाखिल था तो उसी दौरान मम्मी जी के ताया जी के दामाद जी वहां दाखिल थे। उन्हें जब पंकज का पता चला तो वो उसे देखने आए थे। उस समय मौसी जी भी उधर ही थी। बातों ही बातों में मम्मी जी ने उनसे इस रिश्ते की बात की थी। वो भी जलंधर में रहते थे और रेलवे में गार्ड थे। जब उन्हें ये पता चला तो वो बोले कि बिन्नी तू क्या करती है, तेरी एक ही बेटी है, उसका भी तू इतनी दूर कनाडा में ब्याह करेगी। यहाँ लड़कों की कमी है क्या। मैं करवाऊंगा पूनम का रिश्ता। उन मौसा जी के रिश्ते करवाने का बहुत शौक था। उन्होंने कम से कम 200 रिश्ते करवाए थे और सब सुखी थे। मेरे मामा जी का और मेरे नार्वे वाले मौसी जी का रिश्ता भी उन्हीं ने करवाया था। मम्मी जी ने हामी भर दी कि ठीक है जीजा जी, इधर ही कोई लड़का देखो। इस दौरान पंकज हमें छोड़ करके चला गया। फिर कोई बात ना हो पाई। हम एक हफ्ता मम्मी जी के पास रहे और वापस जलंधर गए, क्योंकि अभी मई महीना चल रहा था और मेरे पेपर जून के आखिरी हफ्ते में ख़त्म होने थे। जून महीने में ही मेरे नार्वे वाली मौसी जी अपनी बेटी के साथ आए। हम फिर मम्मी जी के पास आए। बातों बातों में नार्वे वाले मौसी जी ने कहा कि हम सोच रहे थे कि पूनम का रिश्ता नार्वे में कर दें, वो भी अपने जेठ के बेटे के साथ। जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता है। और कुछ नहीं, इतना तो सोच लेते कि मैं उन्हें बचपन से वीर जी बोलती हूँ। मैं तो कभी सपने में भी ये बात नहीं सोच सकती। मेरी बात सुन करके सब चुप हो गए। मेरी बात सुन करके मेरी नानी जी बोली कि अभी पूनम से कोई ऐसी बात ना करें जिसके कारण उसकी पढ़ाई में उसका मन ना लगे। एक तो उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप सब उसके रिश्ते की बात बार बार करके उसे परेशान कर रहे हो। अभी पंकज को गए दिन ही कितने गुजरे हैं। नानी जी की बातें सुन करके मैं उनके गले लग करके बहुत रोई और बार बार एक ही बात बोलती रही कि मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है। अगर मम्मी जी ठीक होती तो वो मेरी बात समझती। डैडी जी भी मेरे रोने से दुखी हो गए और मुझे चुप कराने लगे। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, तुमसे अब कोई ऐसी बात नहीं करेगा। मैं अपनी किताबें लेकर के पढ़ने बैठ गई, पर मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान भटक रहा था। सोच रही थी कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जिस बात को करने से डरती हूँ वही बात मेरे साथ बार बार हो रही है। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मुझे अभी पढ़ना था।
पर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। एक तो पंकज के जाने से मैं बहुत दुखी थी, उसकी बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं पंकज के साथ बहुत जुड़ी हुई थी, अपने दिल की हर बात उसे कह देती थी। वो समझता भी था मुझे, उसकी कमी मुझे बहुत खल रही थी। हम थोड़े दिन वहाँ रहे और फिर वापस जालंधर आ गए। इस बार हम सीधा मौसी जी के घर गए। वहाँ मैं रात रही। दूसरे दिन मैं हॉस्टल आ गई क्योंकि अगले दिन मेरा फिलॉसफी का पेपर था। ये मेरा आखिरी पेपर था, उसके बाद मैं फ्री थी। अगले दिन पेपर दिया और शाम को मौसी जी मुझे घर ले आए। 2 दिन बाद हम फिर नूरपुर आ गए। अब मम्मी जी के पास ही रहने वाली थी मैं। अभी मुझे आए 2 हफ्ता ही हुए होंगे कि जालंधर से गार्ड मौसा जी आए पंकज का अफसोस करने। वो खुद एडमिट थे हॉस्पिटल। जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली उसके 1 हफ्ते बाद वो हमारे यहाँ आ गए। तब तक मम्मी जी भी ठीक होने लगी थी। उन्हें पंकज के जाने का पता चल गया था और बहुत रोते थे। पर कहते हैं ना, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है। हम सबकी जिंदगी फिर से उसी रास्ते पर धीरे धीरे आ रही थी। थोड़ी देर मौसा जी ने इधर उधर की बातें की, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे। थोड़ी देर बाद उठ करके मैं बाहर आ गई। मेरे बाहर जाने के बाद मौसा जी ने मम्मी जी और डैडी जी से मेरे रिश्ते की बात की। उन्होंने बताया कि एक लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है। मैं उसके डैडी को 15 साल से जानता हूँ। मम्मी जी बोली कि हम अभी इसकी शादी नहीं करना चाहते, पहले अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ले फिर सोचेंगे। मौसा जी बोले पढ़ाई का क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगी शादी, बाकी शादी अगले साल के आखिर तक कर लेना। डैडी जी ने तो हामी भर दी थी, पर मम्मी जी अभी थोड़े सोच रहे थे। फिर मौसा जी के समझाने पर मम्मी जी मान गई। मौसा जी और बाकी सभी ने जालंधर वाले मौसी जी के घर पर देख दिखाने का प्रोग्राम रखा और अगस्त महीने की 9 तारीख फिक्स कर ली गई। मुझे सभी बातें मम्मी जी ने बाद में बताई। अगस्त महीना भी आ गया। 8 अक्टूबर 1952 को हम सब जालंधर चले गए। 9 अगस्त को लड़का, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके डैडी मौसी जी के घर आए। साथ में गार्ड मौसा भी थे। उन दिनों जालंधर वाले मौसी जी भी नॉर्वे से आए हुए थे। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी 2 मौसियों की शादी एक ही घर में हुई है, मतलब 2 भाइयों के साथ। बड़े वाले मौसी जी नॉर्वे में रहते हैं और छोटे वाले मौसी जालंधर में रहती हैं। जालंधर वाले मौसा जी पहले फौज में थे। 15 साल नौकरी करने के बाद हवलदार पेंशन आए थे। पेंशन आने के बाद वो भी नॉर्वे चले गए थे अपने बड़े भाई के पास, इसलिए वो नॉर्वे से आए हुए थे। वो शाम को आए थे। मौसी जी ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया हुआ था क्योंकि उनके मायके पक्ष में किसी बच्चे को पहली बार रिश्ता हो रहा था। अंदरूनी रूप से मैं इस चीज़ के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी, पर घर वालों को देखते हुए चुपचाप मान गई। मैं उन्हें और दुखी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि वो पहले से पंकज के जाने से दुखी थे। मम्मी जी इसलिए भी रजामंद थी क्योंकि उनको गार्ड मौसा जी पर बहुत भरोसा था। आज तक उनका करवाया कोई भी रिश्ता गलत नहीं हुआ था। इस बात के गवाह उनके सगे भाई बहन थे, एक मेरे मामा जी और दूसरे मेरे नॉर्वे वाले मौसी जी का रिश्ता। इस कारण भी सब निश्चिंत थे। चाय वगैरह देने के बाद मुझे बुलाया गया। मैंने सभी को नमस्ते किया। थोड़ी देर बाद सभी रूम से बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ हम 2 ही थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। काफ़ी देर हम चुप रहे। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने बता दिया। थोड़ी देर बाद सब अंदर आ गए और मौसी जी मुझे लेकर के बाहर चले गए। मौसी जी ने मुझसे बोला, पूनम तुम्हें लड़का कैसा लगा? मैंने कहा, जो आपको फैसला होगा मुझे मंजूर है। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। हम दोनों का शगुन दे दिया गया। इस तरह से रिश्ता हो गया। सभी खुश थे। लड़के का नाम विवेक था। विवेक की बहन का नाम रीना था। वो मुझे मिलने कमरे में आई। मैं बेड पर बैठी थी, वो भी आकर के बेड पर बैठ गई। मुझसे बात करने लगी और पूछने लगी कि आपको मेरे भाई कैसे लगे। मैंने कहा कि मेरे बड़ों ने रिश्ता किया है तो ठीक ही होंगे। वो चुप हो गई। फिर पूछने लगे कि लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला कि नहीं पहचाना। वो बोली कि मैं भी कन्या महाविद्यालय में ही पढ़ती हूँ और आपकी 1 साल जूनियर हूँ। मैं सोनिया वगैरह के साथ पढ़ती हूँ।
सोनिया हॉस्टल में हमारी विंग में ही रहती थी। वो 5 लड़कियां थी। वो एक ही क्लास में पढ़ती थी। उनका रूम हमारे रूम से एक रूम छोड़ करके था। मैंने अच्छा कहा। सच कहूँ इतना सब बताने पर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई थी। ये प्राकृतिक है कि हमें अपने सीनियर का पूरा पता होता है पर जूनियर पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो उनका पता भी नहीं होता। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। थोड़ी देर बाद वो सब अपने घर चले गए। सभी मेरे पास आ गए और बोले कि पूनम, हम बहुत खुश हैं कि तू खुश है ना। मैंने देखा कि सभी खुश हैं। मैं मुस्कुरा उठी। ये मुस्कुराहट किस लिए मेरे चेहरे पर आई थी मुझे आज तक समझ नहीं आया। शायद अपने घर वालों को खुश देख करके पंकज के जाने के इतने दिन बाद सब खुश दिख रहे थे। अगले दिन हम वापस चले गए। थोड़े दिनों बाद मेरा बीए द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आ गया। मैं पास हो गई थी। डैडी जी बोले कि पूनम चलो तेरे एडमिशन करवा देते हैं। मैंने कहा डैडी जी थोड़े दिनों बाद चलते हैं। मैं कॉलेज की पुरानी स्टूडेंट हूँ तो मुझे सीट मिल जाएगी। मुझे अनामिका और कन्या के बार बार खत आने लगे कि पूनम एक बार आ करके एडमिशन ले ले फिर चाहे वापस चली जाना। हमने अभी तक वार्डन मैम को मना करके रखा है कि हमारे रूम में किसी और को अभी ना रखें। तू अगर जल्दी नहीं आई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सच में ऐसा ही हुआ। मैंने सितंबर महीने में एडमिशन लिया। मुझे अपनी ही विंग में किन्हीं और लड़कियों के साथ रूम मिला। मैंने वार्डन मैडम से बोला भी पर वो मजबूर थी। मैं अपने दोस्तों से दूर रह करके खुश नहीं थी। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे रूम में 10+2 से लेकर के द्वितीय वर्ष तक की लड़कियां थी। हम सब 6 लड़कियां थी। मैं उनकी सीनियर थी। वो सब मुझे जानती थी पर मैं उन सब को पहली बार देख रही थी। शुरुआत में मेरा उनके साथ दिल नहीं लगता था पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मुझे थोड़ा अजीब ये भी लगता कि वो सब अपनी आलमीरा को ताला लगाती थी पर मुझे ये आदत नहीं थी क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जिनके साथ रहते थे हम एक दूसरे पर विश्वास करते थे और सब आलमारियां बिना ताला के होती थी। एक आलमारी साझा थी जिसमें खाने पीने का सामान होता था। हम में तेरा मेरा नहीं था, सब हमारा था, जो कि इनके साथ नहीं था। सभी को मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। सभी को सोनिया वगैरह ने बता दिया था। ऊपर से विवेक की बहन रीना कॉलेज में कभी कभी मिल जाती थी और बात करने लगती थी। मैं तकरीबन उसे देख करके रास्ता बदल लेती थी। वो इसलिए कि लड़कियां सोचती थी कि उसका भाई मेरी पसंद है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी बातें मुझे परेशान कर देती थी। मुझे लगता था इस बात से मेरे चरित्र पर सवाल उठ जाता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए उसे देख करके मैं इग्नोर करती थी। मेरी किस्मत देखो, जिस बात से मैं दूर भागती हूँ वो तो मेरे साथ पक्का होती है। मैंने बीए फाइनल के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन किया था और कंप्यूटर रूम का रास्ता रिसेप्शन रूम से हो करके जाता था। मेरी कंप्यूटर की क्लास सुबह 9 बजे होती थी। जब मैं जाती तो रीना के पापा उसे कॉलेज छोड़ने आते थे और वो मुझे मिल जाया करते थे। अब मैं उनको तो इग्नोर नहीं कर सकती थी तो मुझे उन्हें मिलना पड़ता था। तो बहुत प्यार से मिलते थे, फिर सिर पर हाथ फेरते थे और मुझे 100 रुपये देते थे। उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। मैं मना करती थी पर वो फिर भी देते थे और बोलते थे कि बच्चे ये बड़ों का आशीर्वाद होता है। फिर मैं चुप हो जाती थी और ले लेती थी। ऐसा 4-5 बार हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैंने क्या किया कि क्लास के लिए 15 मिनट पहले जाना शुरू कर दिया। अब वो नहीं मिलते थे और मैंने भी चैन की सांस ली कि रोज़ रोज़ पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। कहीं वो ये ना सोचते हों कि मैं पैसों के लिए उनसे मिलती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। जुलाई 1993 में शादी की तारीख रख दी गई। शादी की तारीख थी 10 नवंबर 1993। घर पर शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। वैसे तो एक माँ अपनी बेटी की शादी की तैयारी उसके पैदा होते ही शुरू कर देती है। ऐसा ही मेरे मम्मी जी ने किया हुआ था। उन्होंने बहुत पहले से जोड़ना शुरू कर दिया था। पर वही बात होती है ना, माँ जितना मर्जी दे दे उसे लगता है कम ही दिया है। बाकी सितंबर 1993 की बात है। मेरे जन्म स्थान लदोड़ी, जो कि नूरपुर तहसील में ही था, वहाँ से एक अंकल आए। वो मेरे लिए अपने नाती का रिश्ता लाए।
उनका नाती फौज में कैप्टन था। पर घर आकर के उन्हें पता चला कि मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना बचा है। वो बहुत दुखी हुए कि मैं पहले क्यों नहीं आया, पर कहते हैं ना, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता है। वो मायूस हो कर के चले गए। मुझे ये सारी बातें मम्मी जी ने कुछ साल पहले बताई थी। अंकल जी मम्मी जी से मेरी शादी तोड़ने को भी बोल रहे थे, पर मम्मी जी ने मना कर दिया था। मम्मी जी बोली, 1 साल हो गया रिश्ते को, बिना कारण कैसे तोड़ सकते हैं। मेरी पढ़ाई चल रही थी। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे कुछ अजीब सा लग रहा था, पर क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। शादी को थोड़े ही दिन बचे थे। मेरे जर्मनी वाले मौसी जी भी आ गए थे। मौसी जी मुझे घर ले आए थे। थोड़े दिन पहले डैडी जी कार्ड लेकर के आए थे। मैंने अपनी सारी सहेलियों को कार्ड दिए। मुझे ये भी पता था कि किसी ने नहीं आना, क्योंकि उस समय लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो इतनी दूर किसी के घर पर जाएं। मैं उनकी जगह होती तो मैंने भी नहीं जाना था। नवंबर का महीना भी आ गया। मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं, इसलिए मेरी सारी शॉपिंग मेरी मौसियों ने और मम्मी जी ने की थी। वो मेरे लिए जो भी लेती थी मुझे पसंद आता था। आज तक मेरे लिए सारी शॉपिंग उन्होंने ही की थी। 7 नवंबर की शाम को मेहंदी वाली मुझे घर पे ही मेहंदी लगा गई। उसने 8 नवंबर को नूरपुर जाना था। हम सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए और लंच से पहले पहले नूरपुर पहुंच गए। घर पर मेरे ननिहार वाले भी आ गए थे। मेरे छत्तीसगढ़ वाले मौसी जी भी मेरे लिए जयपुर का लहंगा चोली लेकर के आए थे। अब उसकी चोली सिली हुई नहीं थी, तो उसके लिए दर्जी के पास गए तो उसने मना कर दिया कि समय नहीं है। फिर एक आंटी के पास गए तो उन्होंने भी मना कर दिया। बहुत भटके, पर सब ने मना कर दिया। आखिर में एक टेलर मास्टर जी घर पर ही मिल गए। मेरी प्यारी मम्मी जी ने चोली सिली। उनके पास कितना काम था, पर फिर भी अपनी बेटी के लिए समय निकाल करके चोली सिल दी थी। उनकी एक चिंता खत्म हुई थी। अगले दिन हिमाचल में एमएलए का इलेक्शन थे, यानी 9 नवंबर 1993 को। तो सुबह पहले हम घर वाले वोट डालने गए। हमें पहले वोट डालने दिया, क्योंकि शादी जो थी। हम वोट डाल करके घर आ गए और मम्मी जी और डैडी जी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैं बेशक जलंधर में थी, मगर मम्मी जी ने 1 हफ्ता पहले से ही गीत गवाने शुरू कर दिए थे। आखिर उनकी प्यारी बेटी की शादी जो थी। डैडी जी बहुत खर्च कर रहे थे। मेरे लिए सारे गहने अमृतसर से आए थे। कपड़े भी एक से बढ़ कर के एक थे, और तो और हलवाई भी अमृतसर से आए थे। वो पापा जी के जानकार थे और मम्मी जी उन्हें चाचा जी बोल रही थी। मेरी शादी अपने एरिया की बेस्ट शादी में से थी। मेरे मम्मी जी और डैडी जी ने, मेरे नॉर्वे वाले मौसी जी और जर्मनी वाले मौसी जी ने मुझे सोने के सेट दिए थे। पहले रिवाज था कि रिश्तेदारों का सारा सामान दिखाया जाता था। तब मैंने देखा था। मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी ये सब क्यों दे रहे हो? तो बोली, क्यों ना दें, हमारी एक ही तो बेटी है, कब से जोड़ रही थी तेरे लिए। मैं चुप हो गई। मुझे दिए जाने वाले बर्तन, शगुन का सामान सब अमृतसर से आया था। 9 नवंबर को ही शगुन लेकर के गए थे। मेरी सभी मौसियों ने साड़ी पहनी थी। कितना सामान गया था मुझे आज भी याद आता है। मम्मी जी अपने सारे चाव पूरे कर रही थी। शाम को जब वो सब वापस आए तो मेरी मौसियों ने बताया कि बहुत पैदल चलना पड़ा हमें। मैं सोच में पड़ गई कि मैं पैदल कैसे चलूँगी, पर मेरे घर वालों को बोला गया था कि हम कभी कभी गांव जाते हैं, वैसे जलंधर ही रहते हैं। मेरे मम्मी जी और डैडी जी ने यही सुन करके रिश्ता किया था कि पूनम जलंधर में रहे। मुझे दिया जाने वाला सारा फर्नीचर कांगड़ा से आया था। अगले दिन 10 नवंबर 1993 के दिन था मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन। कहते हैं एक लड़की के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म जब वो माँ की कोख से जन्म लेती है, दूसरा जन्म उसकी शादी होती है जब, और तीसरा जब वो खुद माँ बनती है। रात को गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ। सभी ने खूब एंजॉय किया। अगले दिन सब जल्दी उठ गए थे, क्योंकि शादी में बहुत से रीत रिवाज होते हैं जिन्हें करना पड़ता है। मेहंदी, हल्दी और तेल डालना सिर पर, ये सब रिवाज बहुत पारंपरिक हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर चूड़ा और नथ डालना, ये मामा और मामी डालते हैं।
जब ये सब हो रहा था मुझे पंकज की बहुत याद आई और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरे साथ साथ सब रोने लगे थे। रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। बाद में मुझे बताया गया कि मैं तकरीबन 30 मिनट बेहोश रही। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तब मुझे होश आया था। आज अगर पंकज होता तो कितना खुश होता और डैडी जी को उसका कितना सहारा होता। मेरे होश में आने पर बाकी के रस्म रिवाज किए गए। ऐसे ही शाम हो गई। सच कहूँ तो मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही थी और बार बार रोना भी आ रहा था। जलंधर वाले मौसी और मम्मी जी के चाचा जी की बेटी ने मुझे तैयार कर दिया था। फोटोग्राफर हमारी फ़ोटो ले रहे थे। विकास उस समय 9वीं में पढ़ता था। मैं सभी परिवार वालों को देख करके बहुत उदास हो रही थी। मैं उन्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, पर देख रही थी सब मुझे खुशी खुशी भेज रहे थे, वो भी किसी अनजान के साथ। आखिर वो वक्त आ गया। बाहर शोर मच गया कि बारात आ गई। सभी बाहर चले गए थे। मैं अकेली रूम में कुर्सी पर बैठी थी। मेरे सामने दीवार पर पंकज की हार वाली फ़ोटो लगी थी। मैं उसे देख रही थी, उसे याद कर रही थी कि वो क्यों चला गया हम सबको छोड़ करके। क्या उसे हमारी याद नहीं आती? पर किसी के पास इन प्रश्नों के जवाब नहीं थे। तभी एक आंटी आई और बोली कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। मैं उन्हें देखने लगी, फिर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी मौसियों ने मुझे उठाया और बोला कि चलो अब बाहर चलो। मैंने पूछ लिया कि कहाँ जाना है। वो बोली कि जयमाला के लिए स्टेज पर जाना है। मैं चुप हो गई और उनके पास चली गई। मैं कभी धीरे नहीं चलती थी, पर उस समय मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे। मेरे जलंधर वाले मौसी जी मुझे बार बार तेज चलने को बोल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है। कहाँ लड़कियां तेज चलती हैं और उन्हें धीरे चलने को बोलते हैं, पर मैं धीरे चल रही हूँ तो तेज चलने को क्यों बोल रहे हैं। फिर मैं थोड़ा तेज से चलने लगी। मेरी नज़र नीचे ही थी। फोटोग्राफर बोले कि आंखें ऊपर करो, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और अगर आंखें ऊपर करती तो रोना आ जाना था। बड़ी मुश्किल से मैं स्टेज के पास पहुंची। उसने मेरा हाथ पकड़ करके स्टेज पर चढ़ाया। मेरी मौसी ने मेरा लहंगा पकड़ा था और मुझे अच्छे से स्टेज पर खड़े कर दिया और खुद नीचे आ गई। मुझे जयमाला दी गई और मैंने पहना दी, फिर उसने भी पहना दी। फिर हम बैठ गए और एक एक करके सभी ने हमारे साथ फोटो ली। फिर हमें मंडप में ले करके गए और हमारे लगन हुए। उसके बाद खाना खिलाया गया। मुझे अभी भी याद है कि मैं हंस नहीं रही थी और मेरे छत्तीसगढ़ वाले मौसा जी मुझे बार बार हंसाने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे कि आंखें उठाओ। मुझसे दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही थी। आखिर में मौसा जी ने मेरा चेहरा पकड़ करके कैमरा की तरफ कर दिया। मैं उनकी तरफ देखने लगी तो वो मुस्कुरा उठे और बोले कि पूनम ऐसे मत कर, तू दुखी होगी तो सब दुखी होंगे। मौसा जी को मुझसे बहुत स्नेह था क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बड़ी होते हुए देखा था। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर हमने आराम किया, फिर हमें फेरों के लिए बुला लिया गया। फेरे हुए और मुझे फेरों में इतने कलीरे डाले गए कि मुझसे उठाए ही नहीं गए। मेरे चिंतपूर्णी वाले मौसी जी बारी बारी से उन लकीरों को उठा रही थी। फेरे भी हो गए और मेरी मांग में सिंदूर भी डाल दिया। मैं सबसे ज़्यादा भावुक उस समय हुई जब पंडित जी बोले कि अब कन्यादान किया जाएगा। मैं सोचने लगी कि ये कैसा रिवाज है, दान वो भी अपनी ही कन्या का। ऐसा क्यों होता है, पता नहीं किसने ये रिवाज बनाया, पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर हमें कुछ देर आराम करने को बोल दिया गया। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठते ही कुछ देर में सो गई। मुझे कुछ पता नहीं चला कि सुबह कब हो गई। वो तो जब मौसी जी ने उठाया तब पता चला। मैं बाथरूम जा करके फ्रेश हुई और जब आई तो बोला गया कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। हम ब्रेकफास्ट करने बाहर चले गए। ब्रेकफास्ट में अमृतसर के ढंग से आलू की लावजी, भटूरे और मूंग की दाल का हलवा बनाया गया था और भी बहुत कुछ था। सब ने हमें थोड़ा थोड़ा मूंग का हलवा खिलाया। थोड़ी देर में विदाई का समय होने वाला था। मुझे बार बार रोना आ रहा था। ये कैसी प्रथा है कि अपनी प्यारी बेटी को किसी दूसरे के हवाले करना पड़ता है।
हमें बाहर चौकियों के ऊपर खड़े कर दिया गया। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था, पर उस समय मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने। मैं जब डैडी जी के गले मिली तो उनको छोड़ ही नहीं रही थी। उस समय पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा था। मुझे पंकज की भी बहुत याद आ रही थी और उसे याद करके मैं बार बार उसका नाम ले रही थी। मेरे मामी जी बार बार बोल रही थी कि पूनम ऐसा मत करो, अपनी मम्मी जी की तरफ देखो कितना रो रही हैं। मैं बोली मामी जी मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं अभी भी रो रही हूं। ये सब लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये ऐसी यादें हैं जो बार बार रुलाती हैं मुझे। मैं जब मम्मी जी से मिली तो क्या कहूँ, कैसा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मम्मी जी मुझे कब मिलेंगी। मेरे मुंह से अपने आप निकलने लगा कि मैंने नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगी, और बार बार यही बात मुंह से निकलती रही। उस समय खुद पर मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं सच में मम्मी जी और डैडी जी को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। मुझे ये भी पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाना ही होगा। विदाई का समय हो गया। मैं बहुत रोने लगी थी। बेटियों को अपने माँ बाप को छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है, पर हर विदाई में नीलकमल फिल्म का ये गाना ज़रूर चलाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गाना उनकी ज़िंदगी से कितना मेल खाता है ये तो ससुराल में जा कर के ही पता चलता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।